हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाविक का लेक्चर नंबर 11। तो आशा है कि सारे जो पिछले 10 लेक्चर होंगे एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी। फिर मैंने 16 है पिछले एनसीईआरटी आपको पढ़ के आनी है। इस लेक्चर में जो मैं टॉपिक उठाने वाला हूँ उसकी एनसीईआरटी आपको जो है पहले से पढ़ के आनी चाहिए, जिससे आपको लेक्चर जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए जाके। और अगर जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ और उसकी एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आए तो वीडियो को ही रोकिए, पहले एनसीईआरटी को पढ़ के आइए। क्योंकि अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है और आपको सूत्र याद नहीं है तो जो उदाहरण करने में आपको जो है थोड़ी समस्या आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट जो है वीक ना हो और आप बिल्कुल मतलब अच्छे से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर प्रश्नों को हल कर पाए, तो उसके लिए जो है थ्योरी का आना बहुत जरूरी है। थ्योरी का आना जरूरी है और सारे आपको जो है सूत्र याद होने भी जरूरी है। तो मेरे साथ चलोगे तो आपकी तो एनसीईआरटी वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, और मेरे साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको लास्ट में जो पूरी एनसीईआरटी खुद से ही इकट्ठी पढ़नी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि आप मेरे साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ते चलो, और मेरे साथ जो है आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी और कोई दिक्कत जो है आपको मेरे साथ पढ़ने में जो एनसीईआरटी को नहीं आएगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा को जो है आगे पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में जो है इसको खत्म कर देंगे। इस लेक्चर में जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा जो तो बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा और रह जाएगा। एक ग्राफ जो है मैं डिस्कस करेंगे आज, तो उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक रह जाएगा, वो जो है हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो सबसे पहले आता है ये डायग्राम। तो देखिए ये क्या है। तो ये इस साइड जो बाई एक्सिस पे दिया हुआ है वो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो मतलब मैंने आपको जो बताया था वो किससे, जिसको हम किससे जो दर्शाते थे, ई बी एन। जरा ईबीएन। ईबीएन क्या होता है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। मतलब एक होती है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ईबी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटॉन होता है, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये है प्रोटॉन और ये है अपना न्यूट्रॉन। तो ये है अपना प्रोटॉन और ये है अपना न्यूट्रॉन। तो अगर हमको इनको मिलाना है, मान लीजिए हम इनको मिलाते हैं, तो इनको मिलाने पर जो है कुछ ऊर्जा जो है रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। रुकिए जरा। हाँ, तो इनको मिलाने पर कुछ ऊर्जा जो है हमको दिखता है बाहर निकलती हुई। मतलब जो है कुछ ऊर्जा प्रकृति में जो है चली जाती है। ठीक है, तो कुछ ऊर्जा चली जाती है और एक अपना जो बनता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनता है वो होता है हमारा नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में हमारे दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है कि जो है हमारे नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान दोनों को मिलाते हैं अगर हम, तो मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान को इनको मिला देते हैं तो वो जो है ज्यादा निकलेगा। जिस क्या बोलते हैं नाभिक के द्रव्यमान से। इसको जो है नाभिक के द्रव्यमान को कैपिटल एम बोलते हैं। तो जो है कैपिटल एम जो है नाभिक का द्रव्यमान है। तो अगर अपन प्रोटॉन के द्रव्यमान को और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को मिलाएंगे तो वो नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा निकलेगा। कहने का अर्थ यह है कुछ द्रव्यमान जो है जब हम इनको मिला रहे थे तो कुछ द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो ये हमारी प्रक्रिया थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हमको जो है एक नाभिक बनाने की। और ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जो है मतलब एक साथ जो है न्यूक्लियन बोलते हैं। और इन दोनों के मतलब जो है जोड़ को जो न्यूक्लियन बोलते हैं, मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन बोलते हैं। और जो हमको जैसे कि अब मैंने आपसे मैंने ये पता लगाया कि पूरे नाभिक को बनाने में ऊर्जा कितनी लगी। उसको जो है बंधन ऊर्जा कहते हैं। जो है बनाने में जो है हमको कितनी ऊर्जा जो है बाहर निकल गई उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। और तो हम पहले बहुत सारी न्यूक्लियॉन्स बनी होंगी, उनकी वजह से बहुत सारी बंधन ऊर्जा आई होगी, लेकिन हमको तो निकालना है एक न्यूक्लियॉन की वजह से कितनी बंधन ऊर्जा आई। तो एक न्यूक्लियॉन की वजह से बंधन ऊर्जा को कहते हैं हम प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। तो बस इसी का ग्राफ हम देखेंगे किसके साथ, द्रव्यमान संख्या के साथ। द्रव्यमान संख्या को बढ़ाने से प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कैसे जो है बढ़ती है उसका जो है ग्राफ है। चलिए पढ़ देखते हैं इस ग्राफ। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं तो जो है हाइड्रोजन है, तो जैसे जैसे धीमे धीमे ये 3 हो गया इसका जो है अपना ए मतलब द्रव्यमान संख्या। और ऊपर गया तो हीलियम पे जो है द्रव्यमान संख्या 4 हो गई। फिर नीचे थोड़ा आया फिर लिथियम, मतलब ये जो है
ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है कि जो सबसे ज्यादा, अगर पूरे ग्राफ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसके पास है, ये देखिए। इसको हम अगर आपको समझ में, अगर आपको नहीं दिख रहा है कि कैसे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। हाँ, अब देखिए ये रहा एफ ई का जो कहते हैं स्लोप। अब इसके आसपास भी निकालते हैं, मान लीजिए इधर भी निकालते हैं। देखिए पहले तो हमको दिख ही रहा है कि पहले बड़ा 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 बड़ा, लेकिन इसी एफ ई की वजह से है, वहां से थोड़ा थोड़ा जो है घटना चालू हो गया। तो अगर हम यहाँ पे भी निकालते हैं, हम इस पॉइंट पे भी अगर हम निकालेंगे, तो इस पॉइंट पे भी ये देखिए, ये देखिए, मतलब कुल मिला के एफ ई वाले जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है, उससे तो कमी आई। कहने का अर्थ यह है कि जो है इस ग्राफ में सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा अगर किसी के पास है, वो है एफ ई। और इसमें एक चीज गौर करने वाली बात और है कि जिनके पास जो है कम द्रव्यमान संख्या है, उन उनके उन्हें उन उन मतलब जिनके पास कम द्रव्यमान संख्या है, जो है उनके उनके लिए भी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कम चाहिए, कम है। और जिनका जो है ज्यादा क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या है, उन्हें भी कम चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं कंपेयर करूँ, ये मैं ये देखिए, अगर इनसे ये वाले जो एलिमेंट है, ये किसके बराबर जा रहे हैं, ये इन्हीं के बराबर जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आगे जाकर जो है ये ग्राफ बढ़ता नहीं है, उल्टा घटता है। तो जो है इन एलिमेंट को जो है क्या बोलते हैं, इन एलिमेंट को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जो है इनकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा होती है। इनकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा होती है, कहने का अर्थ है कि इनके पास जो है न्यूक्लियन, मतलब कहने का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, लेकिन जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। अब कहने का अर्थ समझ रहे हैं, मतलब जो एक न्यूक्लियन को बनाने में इनको ऊर्जा कम चाहिए, और मतलब इनको जो है ऊर्जा, इनको तोड़ने में ऊर्जा कम चाहिए, और इनका द्रव्यमान संख्या ज्यादा है। जब इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, तो ये थोड़ी सी ऊर्जा लेके ये तो टूट सकते हैं, और जब ये टूटते हैं तो वो जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको पता ही है क्या करते हैं, धमाका, ब्लास्ट, कुछ भी हो सकता है। तो उससे जो है, इसलिए इनको जो है अनस्टेबल भी बोलते हैं, अनस्टेबल एलिमेंट्स। जो कि जो है कभी भी इनके जो है मतलब जो है अपने आप को जो है तोड़ सकते हैं दोस्त समय, क्योंकि इनकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कम होती है, और द्रव्यमान संख्या जबकि ज्यादा होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, प्रति न्यूक्लियर ऊर्जा कम। और यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान संख्या भी कम है, और प्रति न्यूक्लियर बंधक ऊर्जा भी कम है। तो ये जो है इसलिए हाइड्रोजन को न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो है फ्यूजन में यूज किया जाता है, और इन एलिमेंट्स को जो है न्यूक्लियर फिजन में यूज किया जाता है। तो हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये दो इंस्ट्रूमेंट टूटकर जो है ऊर्जा जो है बाहर निकालते हैं, और दो हाइड्रोजन जुड़कर एक जो है परमाणु बनाते हैं, और उसमें जो है ऊर्जा बाहर निकालते हैं। और दोनों को हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को अब शुरू करते हैं। पूरा लेक्चर बस ये ग्राफ ही पे था, ग्राफ पड़ गया तो आप उस पूरे लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने लेक्चर में ही जो है मतलब इस ग्राफ में भी आधा टाइम चला गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, ग्राफ इंपॉर्टेंट था, अब पूरा लेक्चर जो मैं पढ़ाऊंगा बस इस ग्राफ के बारे में ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और की जरा, हाँ, तो चित्र 13.1 में बहुत से नाविकों के लिए प्रति न्यूक्लियर मंथन ऊर्जा ईबीएन, जैसे मैंने बताया था, ईबीएन उसको जो है उससे दर्शाते हैं, एवं द्रव्यमान संख्या ए में ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में हमें निम्नलिखित लक्षण पर विशेष दृष्टिगोचर होते हैं। देखिए, पहला, मध्यावर्ती द्रव्यमान संख्या 30 ऐसे लेकर 170। तो देखते हैं, 30 से लेकर 170 किधर कह सकते हैं, 30 कुछ यहाँ पे आएगा, इधर, कहने का अर्थ है, और रुकिए जरा, अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ से आएगा, और 170 किधर आएगा, और 170 आया कुछ इधर। और अगर आप इनको जो है देखेंगे, तो लगभग ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है अ, लगभग जो है सेम आ रहा है सबके, मतलब लगभग प्रति न्यूक्लियन वर्णन ऊर्जा इन सबके लिए जो है बराबर है। इतने जो है इनके बीच में जो भी जो है आएंगे अपने कह सकते हैं कि परमाणु, उन सबकी जो सबके लिए जो है प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा जो है वो बराबर है। तो देखिए,
मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या 30 से लेकर 170 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ENB, ये EBN होता है NB। रुकिए मैं इसको सही कर देता हूँ, मैंने सही कर दिया है, इसको EBN है। तो EBN का मान व्यवहारिक रूप में नियत होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तित नहीं होता है। वक्र A बराबर 56 के लिए किसका था 56, याद कीजिए किसका 56 था, मैंने आपको ही बताया था, वो था आयरन का Fe। ये देखिए, और ये देखिए सबसे ऊपर क्या है Fe है, और इसी के लिए जो इसका 56 है, और इसी के लिए जो लगभग 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है अधिकतम मान, एवं ए बराबर 238 के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दर्शाता है। यही इसी वजह से तो दिक्कत है कि देखो, अगर 56 पे 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये चलता है, लेकिन अगर आपका जो है द्रव्यमान संख्या 228 है, और आपके लिए एनर्जी जो है ऊर्जा वो है, वो आपकी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी कारण जो है इनको जो है हम अनस्टेबल बोलते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, इनको रेडिएक्टिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और हल्के नाभिकों ए जिनकी 30 से कम है, एवं भारी नाभिकों जिनकी जो 170 से ज्यादा है, दोनों के लिए ही ईपीएन का मान मध्यवर्ती परमाणु क्रमांक के नाभिकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। वो हमने देखा ही है। जैसे इसमें देखिए आप, इन दोनों के लिए 30 से कम में जाइए या फिर 170 से ज्यादा में जाइए, दोनों के लिए जो है मतलब एक कंपेयर करे जाए एक दूसरे से, जो है कह सकते हैं कि तुलना की जाए, तुलना में कम है। तो इस प्रकार निम्न निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है, यह बल आकर्षीय है तथा प्रति न्यूक्लियन कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त प्रबल है। कहने का अर्थ है कि जो है इनके अंदर जो है एक बल होता है, एक दूसरे को जो है अ, आकर्षित करते हैं, और एक तो आकर्षी बल जो इनका होता है उसके कारण जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जो है अपन को कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए होती है इनको तोड़ने के लिए, और कुछ ऊर्जा जो है इनसे निकलती है। जब भी अपन जो है नाभिक को बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से नाभिक को बनाते हैं, तो कुछ ऊर्जा निकलती है, तो जब हम इस नाभिक को तोड़ते हैं तो जो है ऊर्जा जो है हमको चाहिए पड़ती है। और 30 से 170 के प्रास में बंधन ऊर्जा की अच्छा, नाभिकीय बल लघु पारसी बल होते हैं, हाँ बिल्कुल। नाभिक के भीतर स्थिति न्यूक्लियन पर प्रभावित होती है, बिल्कुल। नाभिक के भीतर जो स्थिति होती है वो न्यूक्लियन पर प्रभावित होती है। पड़ोसी न्यूक्लियनों के परिसर में आते हैं, बिल्कुल। जो पड़ोसी न्यूक्लियन होते हैं, जैसे कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए अब एक न्यूक्लियस का एक जो है नाभिक के अंदर तो बहुत सारे न्यूक्लियन होंगे, तो जो है एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन की वजह से भी, उनके अगर अन्योन्य क्रिया इनके बीच में भी होती है, तो पड़ोसी न्यूक्लियन के परिसर में भी वो जो आते हैं, तो अन्य न्यूक्लियनों के परिसर से अधिक दूरी पर होने पर प्रभाव नहीं होता है। अगर आप देखिए दो न्यूक्लियन है, लेकिन उनके जो है परिसर से दूरी बहुत जो है मतलब एक दूसरे से ज्यादा दूर है, तो वो जो है प्रभाव नहीं डालते। तो जो है अगर वो दूर दूर है तो प्रभाव नहीं डालते हैं। तो नाभिक के भीतर अधिकतम पी न्यूक्लियन हो सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि नाभिक के भीतर सबसे ज्यादा अधिकतम जो है पी न्यूक्लियन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो बंधन ऊर्जा पी के अनुक्रमानुपाती होती है, कहने का मतलब है कि जो है बंधन ऊर्जा पी के साथ बढ़ती है, न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर प्रभाव नहीं होता है। तो ये कहेंगे सर आपने ये क्या बोल दिया, आप कह रहे हो कि जो है बंधन ऊर्जा पी के बढ़ने से तो बढ़ती है, लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर प्रभाव नहीं होता, जबकि पी तो न्यूक्लियनों की संख्या ही है। नहीं है, पी जो है सबसे ज्यादा, मतलब कह सकते हैं एक एक नाभिक में जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियन हो सकते हैं उसको कहते हैं पी। कहने का अर्थ है कि मैंने आपसे कहा कि एक नाभिक में 30 न्यूक्लियन हो सकते हैं, कहने का अर्थ है मतलब समझाने के लिए, मैंने आपसे कहा कि जो है नाभिक में 30 न्यूक्लियन हो सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ बंधन ऊर्जा जो है 15 न्यूक्लियन है, और 15 न्यूक्लियन और बंधन ऊर्जा इतनी है, तो अगर मैं 15 से धीमे धीमे बढ़ाऊंगा तो बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो देखो पी मैंने आपसे कहा कि सॉरी, अगर मान लीजिए 15 जो है न्यूक्लियनों की संख्या अभी है, तो अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, किस पर फर्क नहीं पड़ेगा, बंधन ऊर्जा पर। लेकिन अगर बंधन ऊर्जा जो पी है, पी मतलब जो सबसे ज्यादा है, मैंने आपसे कहा कि 30 अभी माना था हमने, जैसे किसी भी नाभिक के लिए मान लीजिए 30 न्यूक्लियन से ज्यादा हो नहीं सकते, तो आप उसके लिए जो है बंधन ऊर्जा अलग होगी। लेकिन अगर आप उस जो है मैक्सिमम लिमिट जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा मतलब उससे अधिकतम जो चीज है, अधिकतम को लिमिट को आप बढ़ा देंगे, कि जैसे मैंने कहा कि अभी अधिकतम 30 था, अब मैं अधिकतम 40 कर देता हूँ, तो उसके लिए बंधन जो है ऊर्जा बदल जाएगी। लेकिन जो न्यूक्लियन की संख्या अगर आप बढ़ाएंगे तो उससे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैक्सिमम जो है अधिकतम, अगर जो है जो अधिकतम न्यूक्लियन की संख्या उसको अगर आप बढ़ाओगे तो जो है बंधन ऊर्जा में फर्क पड़ता है। तो पृष्ठ की अपेक्षा नाभिक की बंधन ऊर्जा पर एक ही वृद्धि का प्रभाव नगण्य होता है, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नियत होता है, और नाभिकों का गुण होता है जो केवल निकट के नाभिकों को ही प्रभावित करता है। ठीक है, आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही इजी था,
और कुछ भी उसमें था नहीं, मैंने जाना उसमें कवर किया नहीं, इस जाकर हमको जो है मैं समझा। और अगले लेक्चर में हम इसको अच्छे से समझेंगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इनको जो रेडियो के एलिमेंट्स बोलते हैं, उनको भी हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। और ये समझ लीजिए ये जो है अब ये समझ लीजिए जो ग्राफ है आगे वाले जो अब जो चैप्टर जो है आगे पढ़ने वाले हैं उसकी नींव रखेगा। तो जो है अब नींव जो है आपकी अगर मजबूत होगी तभी जो है उस पर जो है कोई भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी जा सकती है। तो अगर आपको इस चैप्टर की बिल्डिंग अगर आपको खड़ी करनी है तो नींव जो है आपको अच्छी पक्की बनानी पड़ेगी। तो ये ग्राफ जो है आपकी नींव जैसा जो है बनेगा आगे के चैप्टर के लिए। तो आप उस ग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लेक्चर की जो है आपको रीडिंग घर से लगा के मतलब लगा लेना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नाभिकीय बंधन ऊर्जा पढ़ी। तो आज का लेक्चर जो आपको पढ़ लेना है। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा को कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा टॉपिक और रह गया है तो इसको फटाफट जो है अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, अगला लेक्चर पढ़ के आना है। और अब अगर आप अच्छे से पढ़ के आगे तो आपको जो है एनसीईआरटी और अच्छे से समझ में आएगी। अगला लेक्चर जो है ये समझ के चलिए कि अब बस ये जो है नाभिकीय बंधन ऊर्जा खत्म और यहाँ से असली चैप्टर चालू। आपको इस चैप्टर में बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, मेरी गारंटी है। मेरे साथ पढ़ने में तो आपको मजा आएगा ही, क्योंकि ये चैप्टर मेरा भी फेवरेट है और मैं आपका भी इसको पढ़ाने का फेवरेट कर दूंगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और कल जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। और आज का जो मैंने पढ़ा है उसकी भी एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार आप कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।